मुझे उम्मीद है, ऐसा है कि आप लोग आप रेगुलरली आप अपनी पहले चैप्टर को रिवीजन कर रहे होंगे। अब आइए हम लोग उसी का अगला टॉपिक देखते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑन अरिथमेटिक। डियर स्टूडेंट्स, ये भी देखने में पहली बार आपको लगता है एकदम क्या आ गया, व्हाट इज फंडामेंटल, व्हाट इज अरिथमेटिक थ्योरम। इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप इसको ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं, बस आप इसका नाम जान रहे हैं यहाँ पर। Why it is fundamental? Fundamental means anything which is very important in anywhere. सब fundamental means हिंदी में होता है न्यू, जैसे किसी भी मकान की न्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह ये थ्योरम अरिथमेटिक में एवरीवेयर इन अरिथमेटिक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई दिस थ्योरम इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मींस a theorem which is very important, without it arithmetic is almost impossible. So that's why this theorem is fundamental theorem. आइए इसको समझते हैं। स्टेटमेंट आप अच्छे से लिख लेंगे उसको और समझ करके फिर उसको याद कर लेंगे अच्छे से। एवरी कंपोजिट नंबर, स्टूडेंट्स यहाँ पर पहला आपके पास प्रॉब्लम है, आपको पता होना चाहिए कंपोजिट नंबर क्या है। मैं भी बताता हूँ, इसको नहीं पता। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स भी किस टाइप के? प्राइम फैक्टर्स। इस सीधे सीधे स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है कि हमारे पास कोई भी कंपोजिट नंबर क्या होता है जिसके कम से कम दो फैक्टर हो अदर देन वन एंड इटसेल्फ। कंपोजिट नंबर क्या होता है? व्हिच हैज एट लीस्ट टू फैक्टर्स, मिनिमम टू फैक्टर्स, और इट कैन बी मोर देन टू फैक्टर्स। सो एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है, फॉर एग्जांपल 10 है, 20 है, 30 है, 25 है, 55 है, ऑल दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। सो ये स्टेट थ्योरम क्या बोलती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। मतलब हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप लोगों ने लिखा भी है छोटी क्लासेस में, डेफिनेटली हम लोग लिख सकते हैं। ये उस थ्योरम का स्टेटमेंट बता रहा है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको नहीं बोलना है, एग्जाम में बहुत सारे बच्चे आधा स्टेटमेंट लिखते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है फैक्टर, वो यूनिक होता है। मतलब कोई भी बच्चा करे, सारे बच्चों के फैक्टर्स एक जैसे आएंगे, ऐसा नहीं है कि फैक्टर्स अलग अलग आ जाएंगे। लेकिन वहां पर एक बात ध्यान में रखनी है, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। स्टूडेंट्स, प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ऑर्डर चेंज हो सकता है। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। सपोज 100 लिया, 100 के प्राइम फैक्टर्स एक बच्चा ऐसे कर सकता है। 100 को उसने तोड़ा 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 क्या होता है? 100। दो फैक्टर कर दिए उसने 100 के, फिर 2 प्राइम नंबर हो गया, 2 प्राइम नंबर हो गया तो ट्रू को हम कुछ नहीं कर सकते। फिर उसने इसके दो फैक्टर कर दिए 10 इंटू 5, फिर ये 5 प्राइम नंबर आ गया। नाउ दिस कैन बी आल्सो फैक्टराइज्ड 2 इंटू 5। Now every number is prime. This is prime, this is prime, this is prime, this is prime. Factorization means दो मल्टीप्लिकेटिव पार्ट्स में ब्रेक करना। 100 को आप क्या लिख सकते हैं? 50 इंटू 2, 2 प्राइम नंबर हो गया, एक फैक्टर मिल गया आपको। 50 अभी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 50 में अभी प्राइम नंबर बहुत सारे हैं। 50 को हमने ब्रेक किया 10 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो इस स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे सोचता है, ऐसे करता है, तो 100 के फैक्टर्स को कैसे लिखेगा? 100 के फैक्टर्स उसको मिलेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। इस टाइप से उसको फैक्टर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसी तरह कोई दूसरा बच्चा, इफ एनी अदर स्टूडेंट्स इस तरह से फैक्टराइज करता है, उसका मन करता है उसे इजी लगता है 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इज आल्सो 100। अब नाउ इस 10 2 इंटू 5 एंड दिस 10 2 इंटू 5 एंड ऑल दीज आर प्राइम नंबर्स। तो बच्चों, इस पर्सन के फैक्टर्स कैसे होंगे? इस पर्सन के फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5। अब आप दोनों को ध्यान से देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 यानी 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2। तो यहाँ पर 2 आगे पीछे, यहाँ पर इस तरह से है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका पहला पार्ट तो आप समझ रहे हैं कि हर कंपोजिट नंबर, जो भी कंपोजिट नंबर है उसके प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। Every composite number can be factorized into prime factors. इस थ्योरम का सेकंड पोर्शन आपको अच्छे से समझना है, बहुत सारे बच्चे समझने की कोशिश नहीं करते हैं।
दिस फैक्टराइजेशन यूनिक मतलब ए का और बी, सपोज दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए का फैक्टर्स ये आएंगे और स्टूडेंट बी के भी फैक्टर्स ये आएंगे, दोनों फैक्टर्स सेम है, दोनों फैक्टर्स में प्राइम फैक्टर्स का वैल्यू सेम है, बट ऑर्डर इधर उधर है, एक्सेप्ट द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, ऑर्डर से हमको कोई मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑर्डर डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम, बट फैक्टर्स विल बी सेम। इसको अगर आप पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो it will be 2 to the power 2 and 5 to the power 2 and also it will be 2 to the power 2 and 5 to the power 2. So dear students, आप समझ रहे हैं, every composite number can be expressed as a product of prime factors। हर composite number को, composite number मैं फिर से बता देता हूँ जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है। स्टूडेंट्स, हमारे नंबर दो टाइप के होते हैं। ऑल दी नेचुरल नंबर्स और ऑल दी पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ टू टाइप्स एक्सेप्ट वन इज एन एक्सेप्शनल केस, कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। ये स्टूडेंट प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे प्राइम नंबर होते हैं जो द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन ओनली, जो सिर्फ वन से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 2 is divisible by itself only and one divides every number, 7, 11, 13, not 15, 17, all such type of numbers are prime numbers। तो पहला डेफिनेशन प्राइम नंबर का क्या है? द नंबर which are divisible by itself and one only, मतलब ये सिर्फ 2 से डिवाइड होगा, सपोज 13 है, 13 से डिवाइड होगा या तो 1 से डिवाइड होगा। इसका दूसरा सेंस में मीनिंग क्या है कि एवरी प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, सपोज 2 into हम क्या लिख सकते हैं, 2 and 1, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। 5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 5 into 1। एक बड़ा, इसी तरह से आप एक बड़ा नंबर ले सकते हैं, सपोज 67 इज आल्सो प्राइम नंबर। 67 को आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, इट इज नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 67। तो इसके दो फैक्टर्स होंगे 67 एंड 1। तो ऐसे सारे प्राइम नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं जिनमें सिर्फ वो नंबर और 1 दो ही फैक्टर होते हैं। ऐसे नंबर्स उनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ लेना। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? वो सारे नंबर जो प्राइम नहीं होते उनको कंपोजिट बोलते हैं। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय सम एनी अदर नंबर, सम द नंबर्स व्हिच हैज मिनिमम 3 फैक्टर्स, सपोज 10, 1 is factor of every number, ठीक है। सपोज 10 has many factors, 1 is factor of 10, 2 is factor of 10, 5 is factor of 10। तो 1 स्टूडेंट 1 हम सब जगह लिख सकते हैं, तो 1 को आपको ध्यान में रखना है, 1 से आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कंपोजिट नंबर, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो नंबर्स कंपोजिट नहीं होते हैं, जो नंबर प्राइम नहीं होते हैं, उनको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखना है बच्चों, दो चीजें एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन में आपको पूछ करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1 is neither prime nor composite। 1 जो है ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, 1 को हम किसी कैटेगरी में नहीं रखते हैं। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर
क्या होगा, सोच के बताओ। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 and 2 is only even prime, only even prime या यूनिक, only one number is which is even and prime, only even prime is also 2। तो फ्रेंड्स स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, ये तीनों फैक्टर आपको याद रखना है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके मल्टीपल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बहुत आसानी से गलत हो जाते हैं। तो 1 को हम लोग ना तो प्राइम मानते हैं ना तो कंपोजिट। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2। लेकिन 2 ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम है, तो ओनली 1 इवन प्राइम नंबर इज 2 एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 3 तो प्राइम नंबर होता है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4। आप ये तीनों चीजें नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको जहां पर लगे कि आप इसे नोट करने में दिक्कत हो रहा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी नोट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, एक दिन बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सर कंपोजिट क्वेश्चन को कंपोजिट नंबर में कैसे चेक करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं। सपोज दिस क्वेश्चन इज 7 into 11 into 13 plus 13। ये एक नंबर है जिसमें 3 नंबर मल्टीप्लाइड है और एक प्लस में है। एक क्वेश्चन ये लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन 7 into 6 into 4 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। ये स्टूडेंट इनको बोल रहा है कि चेक करो अपने इसके थ्योरम के यूजेस क्या क्या है। थ्योरम का पहला यूज है कि एलसीएम एचसीएफ निकालना है, जो हम आगे और डिस्कस करेंगे हम लोग कैसे निकालते हैं। एक यूज है चेक करना है कोई नंबर कंपोजिट है या प्राइम नंबर है। तो इस नंबर को चेक करना है कि कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, इसके मिनिमम 2 फैक्टर्स हो जाते हैं अदर देन 1 तो हर जगह फैक्टर होता है, मिनिमम 2 फैक्टर्स हो जाते हैं। तो इसको अगर आप ध्यान से देखें, एक तो बड़ा रास्ता है इसको चेक करने का कि इन सबको मल्टीप्लाई करो फिर 13 प्लस करो, देन यू कैन डिसाइड वेदर इट इज कंपोजिट और नॉट। अगर आप इसको सिंपली चेक करना है तो आप यहाँ पर फोकस करें। ये यहाँ पर इस पूरे प्रोडक्ट में क्या है 13 है और यहाँ पर भी 13 है। तो इस पूरे से हम लोग क्या कर सकते हैं, द गिवन नंबर इज दिस। यहां से हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे। 13 कॉमन ले लेंगे तो व्हाट वी विल गेट 7 into 11 एंड प्लस 1। अब फ्रेंड्स इस नंबर के 2 फैक्टर हो गए मिनिमम। एक हो गया 13, 1 फैक्टर इज फर्स्ट फैक्टर इज 13 और एक फैक्टर एक ब्रैकेट के अंदर की क्वांटिटी हो गई। कुछ भी आए तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, दिस इज सेकेंड फैक्टर। तो मिनिमम 2 फैक्टर हो गए, हालांकि इसके आगे भी फैक्टर हो सकते हैं। तो इट हैज मिनिमम 2 फैक्टर्स। तो 2 फैक्टर्स मतलब इफ एनी नंबर दिस नंबर व्हाटएवर बी द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, इस नंबर की कुछ भी वैल्यू हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसको हमने 13 कॉमन ले लिया, जैसे 13 कॉमन ले लिया तो इस नंबर के 2 फैक्टर हो गए। एक फैक्टर हुआ 13 और दूसरा फैक्टर हुआ 7 into 11। आप चाहे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 13 into 11 into 7 क्या होगा 77 प्लस 1। ये आपका मन का बात है। तो 13 into 78 2 फैक्टर हो गए, ये आगे भी फैक्टराइज हो जाएगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जब आपको प्रूफ करना होता है तो मिनिमम 2 फैक्टर प्रूफ करने होते हैं, ज्यादा फैक्टर हो सकते हैं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब भी आपको सेकंड चेक करना हो कि कोई नंबर कंपोजिट है या नहीं, हम उसको मिनिमम 2 फैक्टर प्रूफ कर देंगे। डियर स्टूडेंट ध्यान रखना अदर देन 1 को छोड़ के। तो
इसके दो फैक्टर हो गए, एक 13 और एक ब्रैकेट के अंदर जो भी आएगा, जैसे 78 आ गया, तो दिस इज, हम बोल सकते हैं दिस इज ए कंपोजिट नंबर। हम इसको डिक्लेयर कर देंगे बिकॉज इट हैज टू फैक्टर्स, तो इट इज कंपोजिट नंबर, मींस इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर नहीं है, कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। आप दिमाग लगाइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइए, बहुत तेजी से लगाइए। क्या ये नंबर, इतना ढेर सारा नंबर दिख रहा है, ये सारे मल्टीप्लाई में, ध्यान से देखना, यहाँ प्लस लगा हुआ, ये 5। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, और एक नंबर का बहुत इजी से क्वेश्चन एग्जाम्स में अक्सर आ जाता है, ये क्या है स्टूडेंट्स? 5 है, और यहाँ पर भी क्या है? 5 है। आपको कुछ नहीं सोचना, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों टर्म में 5 क्या है? कॉमन है। 5 कॉमन ले लेना है, तो 7 into 6 into 4 into 3 into 2, 1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, एंड प्लस इसको आप यहां से करेंगे तो क्या हो जाएगा? मैं लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्लस 5 कॉमन लिए हैं, तो 5 कॉमन लेने की वजह से क्या आ गया? 1 आ गया। डियर स्टूडेंट्स, इस नंबर की वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन इसके दो फैक्टर हो गए, हमको पता है। एक फैक्टर हो गया 5, फर्स्ट फैक्टर इज 5, एंड अनदर फैक्टर इज रिटन इन द ब्रैकेट। कुछ भी नंबर आए, इसको सॉल्व करने पर कोई भी नंबर आए, एक नंबर तो आएगा, तो दिस इज सेकेंड फैक्टर। और स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर होता क्या है? कंपोजिट नंबर होता है जिसके मिनिमम दो फैक्टर हो अदर देन 1 को छोड़ करके। तो एक फैक्टर 5 है और ये 1 तो है नहीं, ये बड़ा सा नंबर आएगा। इसके आगे भी फैक्टर हो सकते हैं, आप चाहें तो इसको सॉल्व करके इसके आगे भी फैक्टर भी निकाल सकते हैं बस, लेकिन एग्जाम में इतना करना सफिशिएंट होता है। तो दिस नंबर, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ दिस नंबर, दिस नंबर इज composite number, means this number is not a prime number. So आप लोग समझ रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, आप देखते हैं उसको सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं इस टाइप से। थर्ड यूज ऑफ फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम का थर्ड यूज क्या है? टू चेक द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर लाइक दिस। क्वेश्चन में बोल देता है चेक करो दिस नंबर इज नॉट एंडिंग विद 0, दिस नंबर इज नॉट एंडिंग विद 0। तो हमको चेक करना है क्या है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। 4 to the power n, 4 to the power n है, अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो 4 to the power 1 कितना होता है? 4, 4 to the power 2 कितना होता है? 16, 4 to the power 3 कितना होता है? 64, 4 to the power 4 कितना होता है? सोच कर बताइए स्टूडेंट, कितना होगा? 256। इसी तरीके से आप कहीं तक भी बढ़ते चले जाइए। क्या यहाँ पे कहीं लास्ट में 0 आया? नहीं आया। तो ये तो एक्चुअल मतलब रियलाइजेशन मेथड हो गया कि कैसे रियलाइज करेंगे, लेकिन ये डिफिकल्ट क्यों है? आप बहुत आगे तक तो नहीं जा सकते हैं। कहां तक आप प्राइम नंबर निकालेंगे और चेक करेंगे, पावर्स निकालते रहेंगे? तो इसके लिए हम बहुत सिंपल सा मेथड है, हम ये यूज करेंगे कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन ऐसे आता है, प्रूव दैट 4 to the power n never ends with 0, never ends, prove that 4 to the power n never ends with 0। अब हमको पता तो है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे? या तो हम बहुत सारे लिख करके बताएं, तो एक आप एग्जांपल दे सकते हैं, अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन हम इसका थ्योरम यूज करके प्रूफ करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे गिवन नंबर इज 4 to the power n एंड इट कैन बी रिटन एज, ये कंपोजिट नंबर है फ्रेंड्स, 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 into 2 एंड होल टू द पावर n। क्लास 9th में आप एक रूल पढ़े थे पावर के पावर वाला, तो ये हो जाएगा 2 के पावर n और इंटू 2 के पावर n। फ्रेंड्स ये 2 आएगा, अच्छा जितनी बार आए तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 आएंगे, ढेर सारे 2 आएंगे, और इसके फैक्टराइजेशन में भी ढेर सारे 2 आएंगे। 2 आएंगे मतलब कभी भी 5 नहीं आएगा। और 0 आने के लिए क्या होता है? 0 आने के लिए एक फैक्टर 5 आना जरूरी होता है। तो हम लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन
of this number doesn't have 5 as a factor. इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं भी 5 नहीं आएगा, कभी भी 5 नहीं आएगा, कभी भी 5 नहीं आएगा, मतलब ये कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर 0 पर एंड कभी होगा। जैसे 10 है स्टूडेंट्स, इसके लास्ट में 0 है तो ये इसका फैक्टर में 5 होगा। 120 है, इसके फैक्टर में भी क्या होगा, 5 होगा, तो इसके फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आया। That's why, and we know that any number ends with 0 if 2 and 5, फ्रेंड्स 0 आने के लिए 2 भी होना जरूरी, 2 and 5 has प्राइम फैक्टर्स। अगर नीचे का नहीं दिख रहा हो तो आप लोग मेरी आवाज को सुन करके लिख लेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं इसका तो आप कोई भी किसी भी क्वेश्चन को करेंगे तो ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे। मैं एक और बता देता हूं, सपोज 12 to the power n, बहुत आसान सा यूज है, बच्चे एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रूव दैट 12 to the power n never ends with 0। इसके लास्ट में कभी भी 0 नहीं आएगा। तो आप एक तो मेथड है कि आप एक्चुअली मैथमेटिकली चेक करें, 12 का पावर 1 निकालें, 12 का पावर 2 निकालें, 12 का पावर 3 निकालें, पर बहुत लेंदी मेथड होता है। और उसको आप कहां तक चेक करेंगे, n की वैल्यू तो गिवन नहीं है कि n की वैल्यू कितनी तक है, तो n इज एनी इंटीजर। तो हम लोग क्या करते हैं, गिवन नंबर इज 12 to the power n। ये फ्रेंड्स 12 एक कंपोजिट नंबर है, मतलब इसके फैक्टर हो सकते हैं। तो 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 into 2 into 3 1 to the power n। अब पावर वाला रूल लगा देंगे जब कई नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। मैंने आपको क्लास 9 में बताया a to the power a into b whole to the power n है, इसका मतलब a के पावर n और b के पावर n होता है। तो ये हो जाएगा 2 के पावर n, 2 के पावर n। फ्रेंड्स आप ध्यान से देखें, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, मतलब इस नंबर का अगर फैक्टराइजेशन होगा तो इसका मतलब बहुत सारे 2 आएंगे, इसका मतलब बहुत सारे 2 आएंगे, इसका मतलब बहुत सारे 3 आएंगे। इस प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी 5 नहीं आएगा। तो दिस प्राइम फैक्टराइजेशन doesn't have 5, इसको आपको ध्यान रखना एज अ प्राइम फैक्टर। 5 नहीं है यहाँ पर, 5 प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं है। 2 तो है स्टूडेंट्स, 0 आने के लिए 2 और 5 चाहिए होता है, 2 हमारे पास है लेकिन 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है मीन्स वी नो दैट, आप लिखेंगे वी नो दैट, ये दो लाइनें बिल्कुल याद कर लेंगे लिखने के लिए। वी नो दैट एनी नंबर ends with 0, any number ends with 0 if it has 2 and 5 as a prime factors। आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, कोई भी नंबर 0 से कभी एंड होगा, 0 से तब एंड होगा जब उसके फैक्टर में 2 भी होगा और 5 भी होगा। हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या देख पा रहे हैं, 2 के पावर n का मतलब है 2 आएंगे, चाहे 2 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है, 10 टाइम्स हो सकता है। 3 का मतलब 3 आएंगे, 5 कभी नहीं आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप स्टूडेंट ऐसे कर सकते हैं। नंबर कोई भी हो सकता है, करने का तरीका यही होगा।
ठीक है, मैं समझता हूँ आप इस फंडामेंटल थ्योरम का दूसरा यूज भी समझ गए होंगे। पहला यूज क्या है, चेक करना है कोई नंबर कंपोजिट है या प्राइम है। मतलब अगर आपने कंपोजिट चेक कर लिया, कंपोजिट नंबर है तो प्राइम नहीं होगा। दूसरा चेक करना है कि कोई भी नंबर 0 से एंड होता है या नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स इसके मेन यूज पर आ जाते हैं। इसका मेन यूज है जहां से आपका ये जो दोनों क्वेश्चन है वहां से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन यहां से इस वाले यूज से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है किसी भी गिवन नंबर का। वैसे मैंने आपको एचसीएफ निकालने का यूक्लिड डिवीजन लेवल मेथड ही बता रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पर फैक्टराइजेशन, इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या फंडामेंटल थ्योरम ऑन अरिथमेटिक का यूज करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, कैसे करते हैं स्टूडेंट। सपोज फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 90 and 144। तो स्टूडेंट्स एक 90 और 144 इसका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता है लिख लो, ठीक है, बदनामी नहीं कराना है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा मल्टीपल, लेकिन इतना भी नहीं छोटा होता कि ये इनमें से किसी से भी छोटा हो जाए। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल मतलब जैसे 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, इसी तरीके से जैसे 90 के मल्टीपल निकालने हो तो 90 का एक मल्टीपल होगा 180, 270, इस तरह से बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इन दोनों का हम लोग निकालेंगे। और एचसीएफ क्या होता है फ्रेंड्स, एचसीएफ का दूसरा नाम जीसीडी भी है, तो दोनों फुल फॉर्म आपको याद होने चाहिए। एचसीएफ को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट जरूर होता है, लेकिन कभी भी इतना बड़ा नहीं होगा कि ये छोटे वाले नंबर से बड़ा हो जाए, छोटे वाले नंबर से छोटा ही रहता है। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर छोटा नंबर होगा, क्योंकि फैक्टर इनको डिवाइड करता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस भी आपको समझना होगा। आप ये 2 क्वेश्चन करेंगे, आपको इन दोनों में बेसिक डिफरेंस बहुत समझ में आ जाएगा। बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाते। इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर आप नोट कर लेंगे अच्छे से। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है। अभी मैं इनकी डेफिनेशन भी बता दूंगा। अब मैंने आप लोगों को एचसीएफ की डेफिनेशन यूक्लिड डिवीजन लेवल वाले चैप्टर में बता रखा है। छोटी चीजें हैं, आपको छोटी क्लास में सिखाई जाती है, फिर भी देखते हैं हम लोग। इन कोई जरूरी नहीं है कि दोनों पूछेगा किसी क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको दोनों निकाल के बता रहा हूं। तो पहला काम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन के लिए 2 मेथड है। पहला स्टेप क्या होगा, फैक्टराइज नंबर्स। फैक्टराइज नंबर्स मेथड आप चाहे 2 यूज कर लें, जो आपकी मर्जी। फैक्टर ट्री मेथड मतलब आपका जैसा आपका मर्जी, जैसे आपके दिमाग में मर्जी आ जाए वैसे तोड़ दो,
ठीक है, और तोड़ते चले जाओ और तब तक ब्रेक करते रहो जब तक कि प्राइम नंबर नहीं आ जाए, उसको फैक्टर ट्री मेथड बोलते हैं। दूसरा होता है डिवीजन मेथड। अब दो ही मेथड से आप फैक्टराइजेशन करो। एक और मेथड होता है जिसमें आपको काफी सोचना पड़ेगा। और इस फैक्टराइज करने के बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको पावर्स के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है? पावर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पावर्स। दो काम कर लेंगे, उसके बाद जो मैं बता रहा हूं वो आप काम करेंगे। पहला HCF निकालने के लिए क्या करता है वो समझते हैं। तो दो चीजें कर लेंगे आप लोग, पहले फैक्टराइज करेंगे और इसके बाद उसको पावर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। मैं आपको बता देता हूं। सो 90 के फैक्टर्स क्या होंगे? देखो फ्रेंड्स, अगर आप डिवीजन मेथड यूज करते हैं तो आप कैसे करेंगे? 90 को सबसे पहले लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड होगा 45, फिर लास्ट में 5 है तो 5 से भी डिवाइड हो सकता है, लेकिन हम 3 से भी पहले कोशिश करेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे तो 15, फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है तो 5, और 5 से डिवाइड होगा तो 1। ये डिवीजन मेथड है जिसमें हम लोग छोटे प्राइम नंबर से धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं, छोटे प्राइम नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो 90 के फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। समझ में आ रहा है? 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 5 जा 90। तो फ्रेंड्स 144। ये मेथड कभी कभी बहुत टिपिकल हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि अगर आपको समझ है, फैक्टराइजेशन की समझ है, और तो आप फैक्टर ट्री मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें मैं फैक्टर ट्री बता देता हूँ। आपको पता है, अगर आपको पता है ये 12 का स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 हो जाएगा। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 6। इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 6। ये 2 प्राइम नंबर हो गया। 2 तो आपका प्राइम नंबर है ही, इसके फिर से टुकड़े हो जाएंगे तो 2 इंटू 3। ये तो 2 आपका प्राइम नंबर है और इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 इंटू 3। तो ओवरऑल कितने फैक्टर्स आ गए? ओवरऑल फैक्टर्स आ गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये फैक्टराइजेशन मेथड है, आप डिवाइड करके भी दे सकते हैं। मैं आपको डिवाइड कर, आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे वही आप फैक्टर कर सकते हैं। मैं आपको डिवाइड करके मैं बता देता हूँ। 144, 2 से डिवाइड किया, 2 से 1 जा 14, 2 2 जा 4, अगेन डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अगेन डिवाइड बाय 2, 2 8 10 जा 36, अगेन डिवाइड बाय 2, 2 9, अगेन डिवाइड बाय 3 एंड डिवाइड बाय 3. So these are the prime factors. इसमें सारे के सारे नंबर, ये नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर होता है, 3 भी प्राइम नंबर होता है, आप जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। ऐसा नहीं कि 144 को आप 12 इंटू 12 लिख दें। 12 इंटू 12 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि 12 प्राइम नंबर नहीं है। समझ में आया? सो प्राइम नंबर होने चाहिए। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 2 कितने टाइम्स आए? 4 टाइम्स। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4। और 3 कितने टाइम्स आया है? 2 टाइम्स। 3 टू द पावर 2। यहां भी देखिए 2 टू द पावर 4 और 3 टू द पावर 2। तो क्या करेंगे? मैंने क्या कहा? पहला स्टेप आपको समझ में आया? पहला स्टेप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए आप कोई भी मेथड जो आपको इजीली कर सकते हैं। आपको ओरल समझ में आता है, ओरल भी कर सकते हैं। इसको पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे। 2 के पावर 1, 3 के पावर 2 एंड 5 के पावर 1। इसको भी पावर के फॉर्म में लिखेंगे। 2 टू द पावर 4 एंड 3 टू द पावर 2। ठीक है? अगर आपने इतना अच्छे से कर लिया, यानी पहले 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। पहला स्टेप क्या था आप मुझे बताइए? पहला स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? उसको पावर्स के फॉर्म में लिखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं। सपोज आपसे बोला गया HCF निकालना।
HCF निकालना होगा तो क्या करेंगे? HCF निकालना होगा तो कॉमन फैक्टर देखेंगे। कैसे देखेंगे? प्रोडक्ट करके दिखाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर क्या है इसमें? अब देख लीजिए, इसमें 2 नंबर है जो दोनों में कॉमन है, 3 है और जो दोनों में कॉमन है। तो प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स। अब स्टूडेंट फोकस करो, जैसे कॉमन फैक्टर आपको ध्यान देना, कॉमन फैक्टर देखो 5 कॉमन नहीं है, 5 यहाँ पर है बट यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि किस पर फोकस करना है? कॉमन फैक्टर पर फोकस करना। कहां पर फोकस करना है? कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर आपका क्या था? 2 था और एक कॉमन फैक्टर 3 था। अब फिर इनकी लोवेस्ट पावर लेनी है। तो फ्रेंड्स 2 की लोवेस्ट पावर कितनी है? 2 टू द पावर n या 2 टू द पावर 4? ये वाली छोटी है तो 2 टू द पावर 1 ले लेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों में सेम है, चाहे आप नीचे वाला ले लो चाहे ऊपर वाला ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 टू द पावर 2 ले लेंगे। समझ गए? अब यही आपका क्या हो जाएगा? HCF। फ्रेंड्स आप समझ लें, इसका मतलब 2 into 9, 2 into 9 मीन्स 18। 2 into 9 मीन्स क्या हो गया? 18। इसको नहीं समझ में आया फिर से एक बार पीछे बैक करके देखो और इस बात को समझो। कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे। कॉमन फैक्टर मैंने पहले कॉमन फैक्टर लिख लिए थे आपको समझाने के लिए। 2 कॉमन फैक्टर है, 3 कॉमन फैक्टर। 2 की लोवेस्ट पावर कौन सी है? ये 4 है और ये 1 है, तो ये वाली लोवेस्ट पावर है, ये छोटी है, छोटी वाली पावर। हिंदी में बोले तो छोटी वाली पावर। तो छोटी वाली पावर ले लिया। जहां पर दोनों बराबर है तो दोनों में से किसी भी एक को ले लो, चाहे ऊपर वाली को चाहे नीचे वाली को। ये HCF निकालने के लिए है फ्रेंड्स। इसके लिए HCF निकालने के लिए है। अब 18 जो नंबर है, 18 HCF है। HCF of 90 and 144 it is 18। डियर स्टूडेंट्स इसका मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग क्या है? 18 इज द हाई, इसको हाईएस्ट क्यों बोलते हैं? 18 सबसे बड़ा नंबर है। 18 इज द हाईएस्ट नंबर। 18 से बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं है। 18 से बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड करे। 18 इज द हाईएस्ट नंबर which divides 90 and 144 exactly। exactly means leaving no remainder। आप चेक कर सकते हैं। 18 से बड़ा नंबर पॉसिबल नहीं है। 18 हमने ऐसा फैक्टर निकाल लिया है जो इन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 18 से बड़ा कोई भी नंबर ले लेंगे आप तो इन दोनों को नहीं करेगा, किसी एक को कर सकता है। तो ये CF क्या होता है? CF इज द हाईएस्ट नंबर which divides these numbers exactly। मेरे वर्ड्स पर फोकस करेंगे, आप लिख लेंगे। CF इज द हाईएस्ट नंबर which divides these given numbers exactly। ये कितना भी बड़ा हो पर छोटे वाले नंबर से कभी बड़ा नहीं होता। ये आपको ध्यान रखना है, कहीं नोट कर लेना है। अब इसी क्वेश्चन में मैं आपको समझा देता हूं LCM। LCM क्या होता है? LCM में आपको क्या करना है? सारे फैक्टर्स लिखने हैं, सारे प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं और उनकी हाईएस्ट पावर लेनी है। क्या आप इसको याद कर लेंगे? प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स। फ्रेंड्स किसी को छोड़ना नहीं है। HCF और LCM में क्या डिफरेंस है आप समझो। उसमें मैंने बोला था सिर्फ कॉमन फैक्टर लेना है जो दोनों में मिल रहे हैं। यू आर टू टेक कॉमन फैक्टर्स व्हिच आर सेम इन बोथ। अब इसमें क्या लेना? सभी को लेना है। इस पर फोकस करो, ऑल द कॉमन फैक्टर्स। अगर सभी को लेना है तो एक प्राइम फैक्टर 2 था, एक प्राइम फैक्टर 3 था और एक प्राइम फैक्टर 5
अब इनकी हाईएस्ट पावर लेनी, कौन सी पावर लेनी है? हाईएस्ट। तो 2 की हाईएस्ट पावर कितनी? 4। इनमें दोनों में सेम है तो आप कुछ भी ले लें 2, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। एलसीएम एचसीएफ में मतलब समझ में आ रहा है? यहां पर हाईएस्ट पावर लेनी है स्टूडेंट्स, एकदम उल्टा है, नाम का विपरीत। क्यों उल्टा है? एलसीएम, एलसीएम का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? लीस्ट। तो लीस्ट को आप समझेंगे लीस्ट क्यों होता है, क्योंकि ये मल्टीपल में सबसे छोटा होता है, इसलिए लीस्ट बोलता है। अब आप इसको इसका मल्टीप्लाई करें, 16 होगा, 9 होगा और 5 होगा। 16 5 से 80 होगा, 80 इंटू 9 720 हो जाएगा। स्टूडेंट्स एलसीएम ऑफ लिखते कैसे हैं? लिखने का आइडिया समझ लो, भूल मत करना। एलसीएम ऑफ 90 and 144 is 720। अब मैं आपको स्टूडेंट्स एलसीएम का भी डेफिनेशन बता देता हूं। अब देख पा रहे हैं एलसीएम इन दोनों से बड़ा नंबर है। क्यों बड़ा है? क्योंकि एलसीएम छोटा से छोटा नंबर होता है विच इज डिविजिबल बाय। ये दोनों नंबर इसको डिवाइड करेंगे, और ये दोनों नंबर अगर इसको डिवाइड करेंगे, ये दोनों नंबर इसको डिवाइड करेंगे तो इनसे बड़ा होगा या बड़े वाले के बराबर होगा? ज्यादा से ज्यादा इसके बराबर हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में। तो एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर होता है। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, इसमें हम लोग इन दोनों से इसको डिवाइड करते हैं, इन दोनों से ये डिविजिबल होगा कंप्लीटली। द गिवन नंबर डिवाइड्स द एलसीएम कंप्लीटली, या एलसीएम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय गिवन नंबर्स। मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर ये आपके डिवाइजर का काम करेंगे। एचसीएफ में इसका उल्टा था, एचसीएफ में जो एचसीएफ निकलता है, एचसीएफ डिवाइड करता है गिवन नंबर्स को, तो ये बड़ा होता है। तो लेकिन अभी इससे बहुत सारे बड़े नंबर भी पॉसिबल है, जो जैसे इसमें आप 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो भी ये डिविजिबल होगा, लेकिन ये छोटा नंबर है, इससे छोटा कोई पॉसिबल नहीं है जो इन दोनों नंबर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आप समझ पा रहे होंगे? ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना करता है। कल हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और क्वेश्चंस को अच्छे से बनाएंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।